तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एफकेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 1 प्रेजेंट करने जा रहा हूं। क्योंकि यह वीडियो इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, इसलिए मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूं कि मैं इस सीरीज़ में क्या करवाऊंगा। तो इस सीरीज़ में मैं आपके एफकेट के 2011 से 2021 तक में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को लूँगा और उसकी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दूंगा, और साथ ही साथ उसके राउंड फिगर में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं जहां से आपका एफकेट आने वाले एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस उठा सकता है, तो उन सब क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। मतलब कि हर एक क्वेश्चन की बाल की खाल निकालेंगे। तो आप पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा टैगलाइन है कि अब केवल राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो पढ़ेगा वो राजा बनेगा। यानी कि जिसमें है दम वही है बाजीराव सिंघम। तो चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने प्रश्न ले रखा है वह 2011 फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले रखा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला प्रश्न संख्या 22 है, और दरअसल मैंने वही प्रश्न संख्या लिखा है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। यानी कि 22 नंबर में 2011 फर्स्ट के कहीं से भी आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो या आपके पास है तो देख लेना। 22 नंबर प्रश्न में आपका यही प्रश्न पूछा गया था कि द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके और किनके बीच में हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो आपकी हुई थी वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो अब यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत की बात आ गई है, तो पानीपत की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पानीपत में दरअसल 3 लड़ाई हुई थी। कितनी लड़ाई, फाइट कितने हुए थे? 3 लड़ाई फाइट हुए थे, यानी 3 बैटल हुए थे। पहला बैटल जो आपका हुआ था वह हुआ था आपका 1526 ईस्वी में, और यह किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें विजेता कौन रहा था? तो बाबर रहा था। फिर आपका दूसरा जो बैटल हुआ वह 1556 में हुआ, और यह किसके किसके बीच हुआ? तो यह हुआ हेमू और अकबर के बीच में, यानी हेमू अर्थात हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में हुआ, जिसमें आपका जो विजेता रहा वह हेमू विजेता रहा। यानी हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अकबर को हरा दिया। और आपका जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपका हुआ था 1761 ईस्वी में, और यह किसके किसके बीच हुआ था? तो यह मराठा एंड दुर्रानी एम्पायर्स के बीच में हुआ था। दुर्रानी एम्पायर्स बोले तो अहमद शाह दुर्रानी जिसका लीड कर रहा था। तो इसमें मराठा वक्त की हार हुई थी, दुर्रानी एम्पायर्स यानी अहमद शाह दुर्रानी ने इस पर विजय प्राप्त की थी। तो यह हो गई आपकी बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि जितने भी पानीपत में बैटल हुए। तो आपका देखिए यहाँ पे आपका बैटल ऑफ पानीपत से एक प्रश्न पूछा, मैंने आपको तीनों बैटल करवाए। अब जहाँ भी इसका बैटल ऑफ पानीपत के बारे में आएगा मैं आपको फिर से तीनों बैटल को रिकॉग्नाइज करवा दूंगा। तो ये होता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन की बाल की खाल निकालना। तो इसी तरह से आप वीडियो में बने रहें, आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी और बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आप नहीं भी जानते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 23 प्रश्न है कि फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, यानी कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान कौन था? तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब यहाँ पे पिलग्रिम्स की बात की गई है। फाहियान क्या था? एक पिलग्रिम्स था, यानी कि यात्री था। तो अब जो भारत में 3 इम्पॉर्टेंट यात्रियाँ हैं जिनमें प्रमुख थे आपका, एक तो हो गया आपका फाहियान। कौन हो गया? फाहियान। ठीक, यह किसके शासनकाल में आया था? तो यह आपका चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर भी है। और आपका दूसरा एक है मेगास्तनीज। मेगास्तनीज पहले कौन था? तो पहले फाहियान कौन था? तो फाहियान आपका चीनी यात्री था। मेगास्तनीज कौन था? यह एक यूनानी इतिहासकार था। यह यूनान के राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत भी था। और यह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और इसी का एक फेमस बुक जो कि आप लोग याद करते हैं, रटते हैं कि इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी इंडिका पुस्तक किसने लिखा? तो फाहियान ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और उसी में ही इसने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। तो
तो ये 2 यात्री हो गए। आपका तीसरा यात्री है आपका वेन्सोंग, जिसे ह्यूआन च्वांग भी कहते हैं, कुछ वेन्सोंग भी कहते हैं। और ये कब भारत में आए थे? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इस समय आपसे पूछा कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो आपसे पूछ सकता है कि मेगास्थनीज जो था वह किसके शासनकाल में भारत आया था, तो किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। फिर आपका वेन्सोंग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है आपका, गांधीज फर्स्ट एक्सपीरियंस विद सत्याग्रह केम अप इन, यानी कि गांधी जी ने अपनी पहली बार किस आंदोलन में अपना कदम रखा? तो गांधी जी ने जो अपना आंदोलन में चंपारण आंदोलन में अपना कदम रखा, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। और यह कब हुआ था? तो यह आपका 1917 ईस्वी में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, जिस समय गांधी जी पहली बार इस आंदोलन में कदम रखे थे, या कोई भी आंदोलन में कदम रखे थे। अब यहाँ पे बात आ गई गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट है, जितने भी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया, उसके रिगार्डिंग हम जान लेते हैं। तो गांधी जी ने कुल मिला के 6 आंदोलन किए। कितने आंदोलन किए? 6 आंदोलन का नेतृत्व किया, जिनमें इनका पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। पहला आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। दूसरा आंदोलन इनका था खेरा मूवमेंट। खेरा मूवमेंट था, जो कि कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। तीसरा मूवमेंट इनका कौन था? तो तीसरा मूवमेंट इनका था खिलाफत मूवमेंट, जो कि 1919 में प्रारंभ हुआ था और चला था कब तक? 1924 तक। और जैसे ही 1919 का कहीं भी जिक्र होता है तो हम सबको याद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने 1650 राउंड फायरिंग करवा के 379 लोगों की मौत कराई थी। 379 बोले तो 379 लोगों की मृत्यु का जिम्मेवार बना था, जो कि जनरल डायर था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। तो ये 3 आंदोलन हो गए। चौथे आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो गांधी जी का जो चौथा आंदोलन था, वह आंदोलन इनका हुआ था 1920 में, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नाम दिया गया था, यानी हिंदी में बोले थे इसको असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। फिर पांचवा इनका मूवमेंट था साल्ट मूवमेंट, या आप यूं कहें कि साल्ट सत्याग्रह या डांडी मार्च भी आप कह सकते हैं, जो कि कब हुआ था? यह हुआ था 1930 में, जिसमें गांधी जी 240 माइल्स की यात्रा किए थे 24 दिनों में, वो भी पैदल। यानी कि इन्होंने साबरमती आश्रम से डांडी की यात्रा 24 दिनों में 240 माइल्स चल के पूरा किया था। और प्रत्येक दिन गांधी जी कितने माइल्स चला करते थे? तो प्रत्येक दिन 10 माइल चल के 24 दिनों में 240 माइल्स की यात्रा करके गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी पहुंचे थे। तो अब इनका एक और आंदोलन पॉपुलर है, जो कि बच गया, छठा आंदोलन। और इनका छठा आंदोलन जो हुआ था, यह हुआ था 1942 में, और जो कि था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति का भी नाम प्राप्त है। तो ये थे गांधी जी के द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट आंदोलन या मूवमेंट, जो कहें आप, जिनको मैंने आपके साथ बताया। आप इनको अलग अलग याद करोगे तो याद करना थोड़ा टफ है, लेकिन आप एक सीक्वेंस से याद करते जाओ। जैसे कि 1917 में क्या किए, फिर 1918 में क्या किए, फिर 19 में, फिर 20 में, फिर 30 में, फिर 42 में। तो इस तरह से आपको क्विक याद हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है आपका कि ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज द वायसरॉय ऑफ इंडिया वेयर द ग्रेट मार्टियर्स भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु हैंग्ड, यानी कि किस वायसराय के शासन काल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया? तो आपको बता दें कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था। तो उस समय का वायसराय भारत का कौन था? तो लॉर्ड इरविन था भारत का वायसराय। अब इस वायसराय के बारे में बात आ गई है। टर्म क्या आया आपके यहाँ पे? एक वायसराय नाम से एक टर्म आया है। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे, मतलब फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन रहा? तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया आपका लॉर्ड कैनिंग था। और यहीं पे बात कर ले अगर लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया,
तो लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया था जो कि आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। अब वायसराय की तो बात हो गई, तो इसके साथ लगे हाथ हम जनरल गवर्नर जनरल की भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो वारेन हेस्टिंग, आप सब परिचित होंगे इनसे, वारेन हेस्टिंग्स है। और इसी के साथ बात करें तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? जो कि एक इंडियन था जिसे डोमिनियन इंडिया का गवर्नर जनरल कहा गया था, और इनका नाम था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नाम से ये प्रसिद्ध थे। तो वायसराय और गवर्नर जनरल यहाँ से आपके क्लियर हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका 26 नंबर प्रश्न है। द विनर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक गेम इज। तो मतलब कि ओलंपिक गेम ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल किसने जीता है ओलंपिक में? तो ये तो 2011 में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन जिन व्यक्ति ने जीत रखा है उसका नाम अभी भी बरकरार है नंबर 1 पे हाईएस्ट गोल्ड मेडल जीतने में, और उसका नाम है माइकल फिलिप, जो कि कहाँ के हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं मार्क फिलिप। और ये क्या है? तो ये एक स्विमर हैं जिन्होंने अभी तक कुल 28 गोल्ड मेडल जीत रखा है। कुल 28 गोल्ड मेडल जीत रखा है। आप अभी जाकर गूगल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एक टर्म आ गया ओलंपिक गेम, तो थोड़ा सा ओलंपिक गेम का भी नॉलेज ले लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो ओलंपिक गेम जो था इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 में ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी, और यह जो ओलंपिक हुआ था यह ग्रीस की कैपिटल एथेंस में कराया गया था, और जो कि समर ओलंपिक था जिसमें कुल मिलाकर पहली बार 13 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आपका इसमें बदलाव आया 1994 ईस्वी में, यानी 1994 में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को नाम दे दिया गया समर ओलंपिक और एक को नाम दे दिया गया विंटर ओलंपिक। यानी कि पहले ओलंपिक 4 सालों पे कंडक्ट कराया जाता था, इसके बाद 2-2 सालों पर समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के नाम से अल्टरनेट करके आपका कंडक्ट कराया जाने लगा। और वहीं 2020 का जो ओलंपिक होना था वह कोविड की वजह से शिफ्ट हो गया, जो कि कहाँ होना था कि टोक्यो जापान में होना था, जो कि 2020 के बजाय अब होगा 2021 के जुलाई मंथ में आपका ओलंपिक स्टार्ट हो जाएगा 23 जुलाई से, जो कि कहाँ पे होगा? जापान के टोक्यो शहर में। और कौन सा ओलंपिक है? समर ओलंपिक। इसी के साथ बात कर ले 2022 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो 2022 का ओलंपिक चीन की कैपिटल बीजिंग में होगा। चीन की कैपिटल बीजिंग में होगा। धोखेबाज, चीन की कैपिटल बीजिंग में इसकी जो समर ओलंपिक विंटर ओलंपिक होगा। और इसी के साथ साथ जो बीजिंग होगा यह दुनिया का पहला ऐसा सिटी बन जाएगा जिसमें समर और विंटर दोनों ओलंपिक ऑर्गेनाइज करवाए हों। 2008 में आपको बता दें कि 2008 में बीजिंग में विंटर समर ओलंपिक हुआ था, और 2022 में यहीं पे विंटर ओलंपिक का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 2020 में कहाँ हो रहा है? तो जापान टोक्यो में। 2022 में चाइना बीजिंग में हो रहा है। फिर वहीं बात करें 2024 का ओलंपिक कहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा? तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका जो 2024 का ओलंपिक कंडक्ट कराया जाएगा, और वह फिर से कौन सा होगा? समर ओलंपिक होगा। फिर 2026 की बात करें तो 2026 की जो होगा मिलन कॉर्टिना डी एम्पेजो, जो कि इटली का एक शहर है, वहीं पे आपका 2026 का ओलंपिक कंडक्ट कराया जाएगा। और इटली क्या है? इटली यूरोप कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, मतलब एक कंट्री है। 2028 के ओलंपिक की बात करें तो 2028 का ओलंपिक जो होगा यह यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस एंजल्स में यह कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि किस में कॉन्टिनेंट का है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है। फिर 2028 तक ही आपसे प्रश्न पूछ सकता है इसमें। अब थोड़ा पीछे जान लेते हैं। 2020 तो हमको पता है, अब 2018 जान लेते हैं 2018 का ओलंपिक कहाँ हुआ। तो 2018 का जो ओलंपिक हुआ था यह प्योंगचांग साउथ कोरिया में हुआ था। और साउथ कोरिया किसका पार्ट है? तो एशिया का पार्ट है साउथ कोरिया। वहीं 2016 के ओलंपिक की बात करें तो 2016 का ओलंपिक रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में हुआ था, और ब्राज़ील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है। तो यह थी आपकी ओलंपिक से संबंधित सारी बेसिक जानकारी। अगर फिर से कहीं ओलंपिक टर्म आता है तो फिर से मैं इसको दोहराऊंगा, आपको रिकॉग्नाइज करवाऊंगा। तो इसे कहते हैं क्वेश्चन की बाल की खाल निकालना। इस तरह से पढ़ोगे सिलेक्शन फिक्स है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है
कि आगा खान कप इज एसोसिएटेड विथ द गेम ऑफ, यानी कि आगा खान जो कप है यह किस गेम से एसोसिएटेड है। तो आगा खान कप फुटबॉल गेम से एसोसिएटेड है, जो कि जनरली आपका हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में खेला जाता है और उसकी कैपिटल ढाका में खेला जाता है आगा खान कप। अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न है जो कि विश्व के सबसे तेज धावक से रिलेटेड है कि उसेन बोल्ट द 100 मीटर रेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फ्रॉम विच कंट्री, मतलब कि उसेन बोल्ट जिन्होंने 100 मीटर रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड धारण कर रखा है वो किस कंट्री से हैं। तो उसेन बोल्ट कहाँ के हैं, जमाइका के हैं। किस कंट्री के हैं, जमाइका के हैं। तो जमाइका की कैपिटल कहाँ है, तो जमाइका की कैपिटल है किंगस्टन, यहाँ पे लिख देता हूँ किंगस्टन इसकी कैपिटल है जमाइका की। और उसेन बोल्ट ने यह 100 मीटर का जो रिकॉर्ड था, यह 100 मीटर का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। 9.58 सेकेंड में 100 मीटर दौड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था 2009 में। और 2009 के किस लीग में, तो इन्होंने IAAF लीग में चैंपियनशिप में अब यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और अब यदि आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो आपका काम है कि IAF का फुल फॉर्म इस कमेंट बॉक्स में डालना। यदि आपको याद है तो अभी डालो, नहीं याद है तो वीडियो को पॉज करो, गूगल से पहले सर्च करो और इसका कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म कमेंट करो। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, सॉरी 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर, कि ओनली 2 क्रिकेट प्लेयर्स have taken 10 wickets in an inning, one is अनिल कुंबले, the other is, यानी कि केवल 2 ऐसे प्लेयर हैं क्रिकेट जगत में जिन्होंने केवल 10 के 10 विकेट लिए हैं पूरी पर दूसरी अपोजिट टीम की पारियों के। मतलब 10 विकेट लेने वाले पूरी दुनिया में केवल 2 प्लेयर हैं, जिसमें भारत के एक तो अनिल कुंबले हैं जिनसे सब परिचित हैं, लेकिन दूसरे कौन है जिनसे सारे लोग परिचित नहीं है। तो जिम लेकर दूसरे प्लेयर हैं जो कि कहाँ के हैं, तो जिम लेकर इंग्लैंड के प्लेयर है। कहाँ के हैं, इंग्लैंड के प्लेयर है। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे टेस्ट में 1956 ईस्वी में 10 विकेट लेकर केवल 53 रन दिए थे, जिम लेकर, जो कि कहाँ के प्लेयर थे, इंग्लैंड के प्लेयर थे। और ये क्या थे, यह बॉलर थे, ऑफ स्पिनर बॉलर थे। अब बात कर लेते हैं अनिल कुंबले ने किसके खिलाफ लिया। तो अनिल कुंबले ने अपने नल्ला पाकिस्तान, हम लोग का जो कुत्ता वाला नक्शा वाला देश है नल्ला पाकिस्तान, उसके खिलाफ इन्होंने 1999 में 10 के 10 विकेट चटकाए थे। और 10 विकेट लेकर इन्होंने केवल दिए थे 47 रन और केवल 20.3 ओवर की बॉलिंग की थी इन्होंने। और यह जो आपका विकेट लिए थे वो 7 फरवरी को लिए थे 1999 के अंदर, और अपने नाम को इस रिकॉर्ड में हासिल किया था जिम लेकर के साथ, 10 विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर के रूप में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि बॉर्लुग अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर टू एन इंडियन साइंटिस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। तो बॉर्लुग अवार्ड एक इंडियन साइंटिस्ट को दिया जाता है, और यह किस फील्ड में दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। तो बॉर्लुग अवार्ड जो दिया जाता है यह एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है, और इसमें जो पुरस्कार के रूप में 5 लाख कैश रहता है और साथ में एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है, द हाईएस्ट इंडियन गैलेंट्री अवार्ड विच कुड बी गिवन इन पीस टाइम। तो पीस टाइम में जो अवार्ड, कौन सा अवार्ड दिया जाता है वो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। तो पीस टाइम में जो आपका अवार्ड दिया जाता है वो अशोक चक्र अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है, अशोक चक्र अवार्ड दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अशोक चक्र अवार्ड किस लिए दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन की बाल की खाल निकाल लेते हैं बाकी ऑप्शन की। तो अशोक चक्र तो हो गया, पीस टाइम में दिया जाता है कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी के लिए, यानी कि विशिष्ट वीरता के लिए। फिर वहीं बात कर ले परमवीर चक्र का अवार्ड किस टाइम दिया जाता है। तो परमवीर चक्र का अवार्ड कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी इन द वॉर टाइम, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, यानी कि विशिष्ट वीरता का यह
पुरस्कार है जो कि दुश्मनों के सामने लड़ाई करने के रूप में, लड़ाई करते समय अपनी वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है, परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र ही हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया क्या है, तो उसका इकलौता नाम परमवीर चक्र है। अगला है आपका कि कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र किसके रूप में दिया जाता है? तो कीर्ति चक्र अवार्ड दिया जाता है कहीं पे भी आपकी ब्रेवरी दिखाने के लिए, मतलब कि कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री अवार्ड अदरवाइज देन इन द फेस ऑफ द एनिमी, मतलब कि कहीं भी एनिमी के अलावा या कोई भी जगह पे अपनी वीरता दिखाने के लिए, या कुछ हुआ किसी को सेव किए या किसी टेररिस्ट अटैक होने से बचाएं, तो इन सब में कीर्ति अवार्ड दिया जाता है। एक आपका लास्ट बढ़ता है परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो परम विशिष्ट सेवा मेडल आपको अच्छे सर्विस के लिए दिया जाता है, मोस्ट एक्सेप्शनल ऑर्डर के लिए दिया जाता है, मतलब अपने अपने कार्य में कितने प्रकार संलिग्न है, कितने ऑर्डर को फॉलो किए हैं, कितने कुछ आप पे आरोप नहीं लगाए गए हैं, तो इन सब में परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। क्योंकि वीडियो हो गई है 21 मिनट की, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं हर एक सेशन में 10 ही प्रश्न रखता हूं, तभी मैं क्वेश्चन को अच्छे से आपको डील कर पाऊंगा। यहाँ पे नहीं ना है कि सिर्फ आंसर बता के निकल जाना है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को अच्छे से करने हैं। तो इसी कारण हर सेशन में मैं 10-10 प्रश्न लूँगा, और इसी तरह से आपको हर सेशन में एक्सप्लेनेशन मिलेंगे और बेहतर ही होते जाएंगे। चूँकि यह फर्स्ट वीडियो है, इसलिए इतना किया, और अच्छा प्यार मिलेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो और इससे बेहतर हो जाएंगे। चलिए 32 नंबर प्रश्न है कि द मोस्ट सक्सेसफुल साइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम टू लॉन्च कमर्शियल सैटेलाइट इज नोन एज। तो सबसे सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन है? तो आपका PSLV आपका लॉन्च व्हीकल है, जो सबसे सक्सेसफुल लॉन्च सैटेलाइट व्हीकल है। और इसी से चंद्रयान सेकेंड को, जो कि पिछले कुछ साल पहले लॉन्च किया गया था। और PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PSLV का फुल फॉर्म होता है द पोलर, यहाँ पे मैं इस पेन को ले लेता हूँ, द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑपरेटेड बाय इसरो। यानी कि इसका फुल फॉर्म है द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो यह ऑपरेट किया जाता है इसरो के द्वारा। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो कर्नाटका बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो के सिवान इसके चेयरमैन है, इसरो के चेयरमैन। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स आप इसकी PDF प्राप्त करना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमन एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे, और अगर आप इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।